नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। इसका नाम है हिस्ट्री एजुकेशन। उपेंद्र सिंह का जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में कौन से चीज़ें आपको याद रखनी है वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वीडियो भी है तो आप लोग फटाफट से वो देख लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और अभी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर 2 में आपको कौन से चीज़ें याद रखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो चीज़ें, उन्हीं को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी थोड़ा सा लंबा ही प्रोसीजर चलने वाला है। तो उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद आए, अगर थोड़ा सा भी आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। शेयर ज़रूर कीजिए, अच्छा लगता है। और अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और पीडीएफ अगर लेना है आपको तो ज़रूर चैनल को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, इन द समर ऑफ 1863 एन ऑफिसर ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड ए हैंडेक्स, द फर्स्ट पैलेलिथिक टूल डिस्कवर्ड इन इंडिया, नेम द डिस्कवरर एंड द प्लेस। तो 1863 में एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक ऑफिसर को जो हैंडेक्स मिला था, जो कि पहला पैलेलिथिक टूल डिस्कवर हुआ था इसी 1863 में इंडिया में। तो ये किसने खोजा था और कहाँ से? तो रॉबर्ट ब्रूस फूड था उनका नाम, एंड ही फाउंड इट एट पल्लवरम नियर मद्रास, मॉडर्न चेन्नई। तो चेन्नई, जो कि अब आज का जो चेन्नई है, मद्रास से पास जो पल्लवरम नाम का जो प्लेस था, वहाँ से ये हैंडलेक्स मिला था रॉबर्ट ब्रूस फूड को। हावेवर इट वॉज नॉट द फर्स्ट प्री हिस्ट्रिक टूल डिस्कवर्ड इन इंडिया। हालांकि ये जो हैंडलेक्स था, ये पहला प्री हिस्ट्रिक टूल नहीं था इंडिया का। इससे भी मतलब पुराने प्री हिस्ट्रिक टूल इंडिया में मिले हैं। A railway engineer had found a small charred arrowhead in central India near नाईघुरी विलेज। हु was he? तो एक रेलवे इंजीनियर थे जिन्होंने खोजा था स्मॉल चार्ट एरोहेड को, ये सेंट्रल इंडिया से। तो वो कौन थे? तो ये खोजा था 1856 में, जो कि 1863 से 7 साल पहले ये खोजा था। जो रेलवे इंजीनियर थे ये थे ले मसियर। तो ये था पहला प्री हिस्ट्रिक टूल जो खोजा था 1856 में ले मसियर ने इंडिया से। The next third question, in 1873 some of the prehistoric tools discovered by Robert Bruce Foote in India were displayed at international exhibition held at where? तो 1873 में रॉबर्ट ब्रूस फूड को इंडिया से जो भी उनकी डिस्कवरी थी, जो भी टूल्स उनको बरामद हुए थे, मिले थे, तो वो एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन में वो दिखाया गया था। तो ये कहाँ पे ये एग्जीबिशन जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था? तो ये हुआ था, इट वॉज हेल्ड एट वियना। तो वियना में ये इंटरनेशनल एग्जीबिशन था। द नेक्स्ट फोर्थ, स्टोन एज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन पास्ट। तो शायद सभी को पता है, ऐसे स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है। व्हाट इज़ फैक्ट्री साइट? तो फैक्ट्री साइट क्या है? प्लेसेस वेयर टूल्स वेर मेड, जिन जगहों में ये टूल्स, जो स्टोन टूल्स बेसिकली, या जिस तरीके भी टूल्स एंशिएंट पीपल यूज़ करते थे, जहाँ पे ये बनाया जाता था, उस साइट को कहा जाता था फैक्ट्री साइट। The next 6, it is important to know whether the artifacts found in a primary context, ये जो कोई भी आर्टिफैक्ट्स या कोई भी टूल अगर हमको मिल रहा है तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी है ये कहाँ से मिल रहा है। मतलब प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट से मिल रहा है या सेमी प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट में वो आर्टिफैक्ट्स मिल रहा है, या और सेकेंडरी कॉन्टेक्स्ट। तो 3 तरह का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। और तो ये जो प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट है, मतलब कि इन प्लेस वेयर दे वेर मेड और यूज, मतलब जो आर्टिफैक्ट्स है ये कहाँ से मिल रहा है, जहाँ पे ये बनाया जाता था या जहाँ पे ये यूज़ किया जाता था, अगर वहाँ से मिल रहा है दैट मीन्स ये प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट से ये आर्टिफैक्ट्स हमें मिल रहे हैं। सेमी प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट क्या है? स्लाइटली रिमूव फ्रॉम द ओरिजिनल प्लेस, मतलब जहाँ से ये बनता था या जहाँ पे ओरिजिनली इसको यूज़ किया जाता था उससे थोड़ा सा हट के, थोड़ा दूर किसी जगह से अगर हमें मिल रहा है वो आर्टिफैक्ट्स, मतलब ये सेमी प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट हो गया। और अगर उससे भी बहुत दूर, फार रिमूव फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन, अगर ओरिजिनल जहाँ से ये बन रहा है उससे अगर बहुत दूर जाके ये मिलता है आर्टिफैक्ट्स, या जहाँ पे यूज़ होता है उससे बहुत दूर, तो ये इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी कंटेक्स्ट से ये आर्टिफैक्ट्स हमें मिल रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस कंटेक्स्ट में हमें आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, जो कि इंटरप्रिटेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। द नेक्स्ट 7, व्हाट इज़ माइक्रोवेयर एनालिसिस? तो माइक्रोवेयर एनालिसिस क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द फंक्शंस ऑफ स्टोन टूल्स। तो जो स्टोन टूल्स हमें मिलते हैं एंशिएंट पीपल के, वो किस काम के लिए कौन सा टूल यूज़ होता था उसको समझना, जिस मेथड के ज़रिए हम लोग उसको समझते हैं तो उससे कहा जाता है
माइक्रोवेव एनालिसिस। तो इस मेथड में क्या होता है कि कोई भी टूल अगर जब वो यूज़ होता था बहुत, तो वहाँ पे तो उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन देखा जाता था या कुछ दाग पड़ जाते थे, तो उसको एनालाइज करके ये पता चलता था कि उस टूल का फंक्शन क्या था। द नेक्स्ट 8 हु मेड दिस टूल्स। तो जितने सारे हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं या जितने भी औजार हमें मिलते हैं, तो ये कौन बनाते थे, मतलब महिला या पुरुष कौन बनाते थे। तो कंसिडरिंग द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट of men and women in subsistence activities, it is very likely that both sexes participated in making stone tools. तो जो subsistence activities थे, क्योंकि दोनों पुरुष और स्त्री दोनों ही subsistence जो activities थे उनमें participate करते थे, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये माना जाता है कि जो stone tools हमें मिलते हैं ये both the sexes they used to make these tools. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेसोलिथिक पेंटिंग। तो मेसोलिथिक पेंटिंग यहाँ पे कहाँ से मिलता है हमें। मेसोलिथिक पेंटिंग हमें मिलता है काथोतिया से, रामचाजा से, भीमबेटका से, और भी हम लोग देखेंगे कहाँ से मिलते हैं। मध्य प्रदेश में ये सारे हैं, और भी 2-3 साइट्स हैं। नंबर 10, द अर्थ इज़ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड एंड द ह्यूमन्स अपीयर्ड ऑन इट ओनली सम 200,000 ईयर्स एगो। तो जो अर्थ का जो एज है ये 4.5 बिलियन ईयर्स है, और इंसान यहाँ पे आए थे, मतलब इंसान हम लोग यहाँ पे अर्थ में आए हैं जस्ट 200,000 ईयर्स हुए हैं हमें इंसान के आने के। हु रोट द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ ये किसने लिखा है, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इन्होंने लिखा है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। दिस बुक एक्सप्लेन हाउ न्यू स्पीशीज़ अरोज ड्यू टू एडेप्टेशन एंड हाउ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लेड टू द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो बायोलॉजी में आई होप सभी ने पढ़ा है। तो ये जो चार्ल्स डार्विन का जो किताब है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, इन्होंने इस किताब में डिस्कस किया है कैसे एडेप्टेशन के ज़रिए नए नए स्पीशीज़ का आगमन होता है, और इन्होंने दिखाया जो प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन का, जो कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये जो थ्योरी इन्होंने दिया है इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इस किताब में। हु इन्फ्लुएंस डार्विन। तो डार्विन जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे ये किससे प्रभावित थे, तो इसका आंसर है कि डार्विन हैड बीन डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ल्स लायल्स प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी व्हिच एक्सप्लेन पास्ट चेंजेस इन द अर्थ। तो जो डार्विन थे ये बहुत ही प्रभावित थे, गंभीर रूप से ये प्रभावित थे चार्ल्स लायल्स, ये इनकी एक किताब थी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। तो इस किताब से या इनकी धारणाओं से डार्विन बहुत प्रभावित थे। इन्होंने इस किताब में प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में इन्होंने जो पृथ्वी में जो पास्ट चेंजेस हुए हैं इनको डिस्क्राइब किया है, जैसे अर्थक्वेक, फ्लड, इनके ज़रिए, या वॉल्केनिक जो इरप्शन हो रहे हैं इनके ज़रिए इंडिया अर्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं सदियों से, तो इसको डिस्क्राइब किया है अपनी किताब में प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी में चार्ल्स लायल ने। द नेक्स्ट, एविडेंस एज टू मैंस प्लेस इन नेचर वॉज रिटन बाई। तो ये किताब है एविडेंस एज टू मैंस प्लेस इन नेचर। तो ये किसने लिखा है, ये लिखा है थॉमस हेनरी हक्सले ने। The next question number 14. In 1836, a French customs officer named Jacques Boucher de Perthes had discovered flint tool from where? तो 1836 में एक फ्रेंच कस्टम ऑफिसर थे जिनका नाम था जैक्विस बाउचर डी पोर्थेस। इन्होंने एक फ्लिंट टूल डिस्कवर किया था। ये कहाँ से किया था, तो ये किया था सोम वैली से। डी पोर्थेस आर्ग्यूड दैट इन सम स्टेंसेस सच टूल्स फाउंड along with bones of extinct animals were remains of humans who had lived long before the biblical flood. He finds were authenticated many years later by the geologist Hugh Falconer and Joseph Priestley and archaeologist John Evans. तो सोम वैली से जो फ्रेंच कस्टम ऑफिसर थे जैक्विस बाउचर दी परथेस, इनको टूल्स मिले थे, फिन टूल्स मिले थे। इनके साथ साथ इन्हें कुछ बोन्स मिले थे जो कि एनिमल्स के थे जो लुप्त हो गए थे, लेकिन इनका मानना है, तो इन्होंने कहा था इन बोन्स को लेकर कि ये ह्यूमंस थे, ह्यूमंस के बोन्स है जो बिब्लिकल जो बाइबल में जो फ्लड के बारे में कहा गया है, तो इससे भी पहले जो रहते थे इनके बोन्स है, ये इनके अवशेष है। और पहले इनकी इन बातों को पहले संदेह की नज़र से देखा जाता था, लेकिन बाद में इनकी जो खोज है इसको रेक्टिफाई किया गया, इनको ऑथेंटिकेट किया गया। जियोलॉजिस्ट हू फैल्कोनर, जोसेफ प्रिस्टविच एंड आर्कियोलॉजिस्ट जॉन इवंस, इन्होंने इनकी
जो खोज थी इनको पहले, उसके बाद इसको माना गया, स्वीकार किया गया। देन 15 रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स हैड अपीयर्ड ऑन द अर्थ लॉन्ग बिफोर ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के पहले रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स आए थे पृथ्वी में। हिस्ट्री ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय जियोलॉजिस्ट इनटू 4 एरास और एजेस। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं इन्होंने जो अर्थ की जो एज है या तो अर्थ के डिफरेंट एजेस को इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जो जिसका उम्र है 4.5 बिलियन ईयर्स। तो 4 एजों में इसको डिवाइड किया है जियोलॉजिस्ट ने। तो पहला जो है प्राइमरी और पैलियोजोइक एज, दूसरा है सेकेंडरी और मेसोजोइक एज, तीसरा है टर्शियरी एंड चौथा है क्वार्टरनरी। तो इन 4 एजेस में इन्होंने डिवाइड किया है अर्थ की एज को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेनोजोइक एज। तो सेनोजोइक एज क्या है, तो जो 3rd एंड 4th जो एज है टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी टुगेदर फॉर्म द सेनोजोइक एज। तो ये जो लास्ट जो 2 एज है इन दोनों को मिला के बनता है सेनोजोइक एज। व्हाट एज इज नोन एज द एज ऑफ मैमल्स। तो कौन से एज को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है, तो यह है सेनोजोइक एज। इसको एज ऑफ मैमल्स भी कहा जाता है, विच बिगैन अबाउट 100 मिलियन ईयर्स एगो। मिलियन ईयर्स एगो इसको शॉर्ट पे लिखते हैं MYA। तो सेनोजोइक एज जो कि स्टार्ट हुआ था 100 मिलियन ईयर्स एगो। द नेक्स्ट, सेनोजोइक एज इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एपोक्स। तो सेनोजोइक एज को भी डिवाइड किया जाता है इन मेनी एपोक्स। तो इसको डिवाइड किया जाता है, सेनोजोइक एज डिवाइडेड इनटू 7 एपोक्स ऑफ विच द लास्ट 2। तो 7 जो एपोक है इसमें से लास्ट जो 2 है, एक है द प्लीस्टोसिन जो शुरू हुआ था 1.6 मिलियन ईयर्स एगो, एंड दूसरा जो है उन 7 एपोक्स में जो हैलोसिन, और हैलोसिन जो था ये 10,000 ईयर्स एगो। यहाँ पे ए मिसिंग है, गो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज एवोल्यूशन इन बायोलॉजी। तो बायोलॉजी अगर हम लोग बायोलॉजी की माने तो बायोलॉजी में एवोल्यूशन क्या है। इन बायोलॉजी एवोल्यूशन रिफर्स टू द ग्रेजुअल चेंजेस इन दी हर्टेबल फीचर्स ऑफ ए स्पीशीज पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस ड्यू टू चेंजेस इन gene frequencies and the process of natural selection which favors trait that help the species in adapting to the environment। तो बायोलॉजी में एवोल्यूशन मतलब जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्पीसीज पॉपुलेशन के ऊपर, तो और जिसमें जीन फ्रीक्वेंसी के दौरान जो चेंजेस हो रहे हैं और जो नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि कुछ स्पीशीज़ एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए कुछ फीचर्स उनके ऊपर धीरे धीरे डेवलप करते हैं वो अपने अंदर, ताकि वो एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट कर सके। तो इसी को बायोलॉजी में कहते हैं एवोल्यूशन। द नेक्स्ट, व्हाट इज जेनस। जेनस इज असेंबलेज ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो मतलब रिलेटेड जो स्पीशीज है इनका जो असेंबलेज है इसी को जेनस कहा जाता है। द नेक्स्ट, साइंटिफिक नेम ऑफ मॉडर्न ह्यूमन होमो सेपियंस सेपियंस। 23 होमो सेपियंस इज अ लैटिन टर्म मीनिंग थिंकिंग मैन। तो होमो सेपियंस का मीनिंग है थिंकिंग मैन। द नेक्स्ट 24, दे हैव यूज्ड द फॉसिल एविडेंस टू पीस टुगेदर द फैसिनेटिंग। अच्छा, who used fossil evidence to piece together the fascinating story of biological and cultural evolution of early humans, who were they। अच्छा, तो इसका जो आंसर है ये है पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट। जो फैसिनेटिंग हिस्ट्री है ह्यूमन पास्ट का, तो उसको ये कल्चरल एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, तो फॉसिल एविडेंस के ज़रिए इसको एक स्टोरी हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। देन what do you understand by the term hominid। तो होमिनिड क्या है। होमिनिड मीन्स मैन लाइक स्पीशीज। जितने भी मैन लाइक स्पीशीज हैं इनको होमिनिड कहा जाता है। द नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नोन होमिनिड्स वर मेंबर्स ऑफ विच जेनस। तो ये इसका आंसर है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। देयर रिमेन्स हैव सो फार ओनली बीन आइडेंटिफाइड इन अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो रिमेन्स है ये अभी तक अफ्रीका में ही पाए गए हैं। 27, फॉसिल एविडेंस ऑफ द अर्लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस जेनस होमो इज। तो फॉसिल एविडेंस जो है जो जेनस होमो है, तो इनका जो अर्लीस्ट फॉसिल एविडेंस ये कहाँ से मिलता है। होमो हाबिलिस मीनिंग हैंड यूजिंग मैन, तो was found at the sites such कोबीफोरा इन केनिया एंड ओल्दिवाई जर्च इन तंजानिया। तो जो फॉसिल एविडेंस है अर्लीस्ट जेनस होमो का, तो ये है होमो हाबिलिस का, जिसका मतलब है होमो हाबिलिस का मतलब है हैंड यूजिंग मैन, और होमो सेपियंस मतलब थिंकिंग मैन।
तो ये होमो हैबिलिस के जो अवशेष पाए गए हैं ये पाए गए हैं केनिया में कोविफोरस से और तंजानिया में ओल्डिवाइजर्स से, ओल्डिवाइजर्स। Then 28, the earliest stone tools are dated about 2.5 million years ago, found from where? तो earliest जो stone tools जिसका डेट है 2.5 MOA, तो ये पाया गया है at Hadar in Ethiopia. The next 29, Homo erectus appeared in East Africa around 1.7 million years ago. Then 30, the first Homo sapiens appeared a little less than 500,000 years ago. तो पहला जो Homo sapiens मिला था ये less than 500,000 years ago हमें मिला था. Then remains of तो आए हैं Homo sapiens इंसान. Then next 31, remains of Homo erectus in Java have been dated 1 to 2 million years ago and associated with animal bones of many species but no stone tools. तो जावा में हमें होमो इरेक्टस के जो रिमेन्स है ये मिलते हैं जिनका डेट दिया गया है 1 से 2 मिलियन ईयर्स एगो, बट यहाँ पे कोई भी स्टोन टूल नहीं मिला है. द नेक्स्ट 32, झोकुदियन केव्स, यहाँ से इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है जो रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस के रिमेन्स मिले हैं झोकुदियन केव्स से, जिसका जो समय है ये है 0.58 to 0.25 मिलियन ईयर्स एगो, along with 20,000 stone tools and bones of 96 mammalian species. तो 20,000 पत्थर के औजार और 96 मैमेलियन स्पीशीज़ हमें मिले हैं झोकुदियन केव से और होमो इरेक्टस के रिमेन्स में मिले हैं. द नेक्स्ट एवरेज ब्रेन साइज, तो यहाँ पे डिफरेंट एवरेज ब्रेन साइजेस हैं कुछ स्पीशीज़ के, जैसे मॉडर्न ह्यूमन, इनका जो ब्रेन साइज है ये है 1450 सीसी का मीन है क्यूबिक सेंटीमीटर्स. जो चिंपैंजी का जो ब्रेन होता है ये है 393.8 सीसी. ऑस्ट्रेलोपिथेकस की जो ब्रेन साइज होते हैं ये है 507.9 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड होमो इरेक्टस के जो ब्रेन है ये 973.7 क्यूबिक सेंटीमीटर. होमो सेपियंस अपीयर्ड इन अफ्रीका बिटवीन 195,000 years and 150,000 years ago. Important fossil evidence come from the site where hominid remains were found along with the stone tools and animal bones in the level between 160,000 years to 154,000 years ago. Name the site. तो कहाँ से ये मिला था फॉसिल एविडेंस? तो होमिनिड फॉसिल एविडेंस ये मिलते हैं हॉर्थो इन इथोपिया से. देन एक assertion रीजन है, द एविडेंस ऑफ होमिनिड फॉसिल्स एट प्रेजेंट इज़ वेरी मीग्रे इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट. तो होमिनिड फॉसिल्स के जो प्रमाण है भारतीय उपमहाद्वीप में ये बहुत ही कम है. तो इसका रीज़न है ड्यू टू इनएडिक्वेट इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वेस्टिगेशन है खोजबीन है ये उतने सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए ये फॉसिल एविडेंस होमिनिड फॉसिल एविडेंस कम पाए गए हैं भारतीय उपमहाद्वीप में. द नेक्स्ट 37, व्हाट इज़ गॉड एप्स ऑफ शिवालिक्स. तो शिवालिक के गॉड एप्स क्या है? तो रामापिथेकस, शिवापिथेकस एंड ब्रह्मपिथेकस कलेक्टिवली नोन एज गॉड एप्स ऑफ शिवालिक्स. दिस फॉसिल एप्स डिस्कवर्ड इन द शिवालिक्स. तो शिवालिक हिल्स में कुछ फॉसिल एविडेंस मिले थे जिनको नाम दिया गया था रामापिथेकस, शिवापिथेकस एंड ब्रह्मपिथेकस. तो इनको एक साथ कहा जाता है गॉड एप्स ऑफ शिवालिक्स. Then 38, who discovered a fragment of right temporal bone associated with Middle Paleolithic stone tools at the cave site of Darra-e-Kur in northeastern Afghanistan. तो किसने ये खोजा था राइट टेम्पोरल बोन जो कि मिडिल पैलेलिथिक स्टोन टूल से बिलोंग करता है और एक केव साइट से दर्रा-ई-कुर से जो कि नॉर्थ ईस्टर्न अफगानिस्तान में है. तो इसको खोजा था लुइस डुप्रे ने. सेवरल केव साइट्स इन श्रीलंका और कैनहियन लेना, शायद यहाँ पे थोड़ा सा कैन तो नहीं होगा, यहाँ पे शायद मैंने मिस्टेक से लिख दिया है. बदातुम्बा लेना, बेली लेना, आलू लेना. तो ये जो साइट्स है श्रीलंका के ऑल्सो यील्डेड रिमेन्स ऑफ एनाटोमिकली मॉडर्न ह्यूमंस के रिमेन्स इन सब जगहों से भी मिलते हैं श्रीलंका के. द नेक्स्ट in 1982 Arun Sonagia of the Geological Survey of India found a fossilized fragment of cranium मतलब skull cap जो कि एक
वुमेन के महिला की थी, अबाउट 30 years ओल्ड, along with a few late Aquilian tools identify the place। तो 1982 में अरुण सोनाकिया को जो स्कल कप इनको मिलता है, इसका जो डेट है ये है 500,000 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो ये जो मिलता है ये कहाँ से मिलता है, तो इसका जो राइट आंसर है नियर हथनोरा विलेज ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ नर्मदा, अबाउट 40 किमी नॉर्थ ईस्ट ऑफ होशंगाबाद। तो ये हथनोरा गांव से इनको मिलता है अरुण सोनाकिया जी को। द नेक्स्ट 41, सोनाकिया नेम्ड हर होमो इरेक्टस नर्मादेंसिस। तो सोनाकिया जी इनका नाम रखते हैं होमो इरेक्टस नर्मादेंसिस। देन नेक्स्ट इन 1997 एट हथनोरा ए होमिनिड कैल्विकल मतलब कॉलर बोन along with animal fossils and several late and middle paleolithic tools were found by whom। तो 1997 में हथनोरा से सेम प्लेस हथनोरा से ये एक होमिनिड कैल्विकल यानी कि कॉलर बोन मिलते हैं, उसके साथ साथ एनिमल फॉसिल्स मिलते हैं, कुछ लेट एंड मिडिल पैलोलिथिक टूल्स भी मिलते हैं। तो ये किसने खोजा था, ये खोजा था AR शंखायन ने, जिसका जो एज है 0.5 से 0.2 मिलेनियम ईयर्स एगो का बताया जाता है। तो इन्होंने कहा था, ही सजेस्टेड दैट द टू सेट्स ऑफ ह्यूमन फॉसिल्स फाउंड एट हथनोरा मे वेल बिलोंग टू द सेम वुमेन। तो इससे पहले अरुण सोनाकिया जी ने जो स्कल कप ढूंढा था, तो शायद जो जिस महिला की एज 30 ईयर्स थी, तो शंखायन जी का कहना है कि जो ये फॉसिल एविडेंस मिलते हैं, जो टू सेट्स ऑफ फॉसिल एविडेंस मिलते हैं, ये एक ही महिला की थी, ये ऐसा उनका मानना है। द नेक्स्ट इन 2001 P. राजेंद्रन, ए टीचर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री ऑफ केरला यूनिवर्सिटी, फाउंड ए कंप्लीट फॉसिलाइज्ड ह्यूमन बेबी स्कल फ्रॉम वेयर। तो ये कहाँ से ढूंढा था इन्होंने, इन ओडाई इन दी विल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, जो कि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा ही होगा नेट में इस क्वेश्चन को, ओडाई का। देन नेक्स्ट व्हाट इज़ फेरिक्रिट डिपॉजिट। तो ये क्या है, तो ये है ए मिनरल कॉन्ग्लोमरेट कंसिस्टिंग ऑफ सैंड एंड ग्रेवल सीमेंटेड इनटू ए हार्ड मास ऑफ आयरन ऑक्साइड। तो इसे कहा जाता है फेरिक्रिट डिपॉजिट। देन नेक्स्ट फेरिक्रिट जो भी। The next two human mandibles of an adult male and female Homo sapiens found on the bank of the Mulamutha river in Pune district Maharashtra identify the discoverer। तो दो ह्यूमन मैंडिबल्स मिलते हैं, एक एडल्ट मेल एंड फीमेल। तो ये मूलमुथा रिवर जो कि महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में है, ये किन लोगों ने खोजा था, तो ये HD शंखालिया एंड SN राजगुरु। द नेक्स्ट, हु डिस्कवर द मैंडिबल ऑफ एन एडल्ट मेल इन ए केव एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका केव से एक एडल्ट मेल मैंडिबल मिलता है किनको, तो ये इसका आंसर है VS वाकंकर। द नेक्स्ट, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो द पेनिनसुला वाज अ पार्ट ऑफ ह्यूज लैंडमास दैट जियोलॉजिस्ट कॉल। तो लाखों साल पहले जो इंडियन पेनिनसुला था, ये एक ह्यूज लैंडमास का पार्ट था। तो जिसे जो जियोलॉजिस्ट है जिस लैंडमास को कहते हैं गोंडवाना लैंड। द नेक्स्ट, द हिमालयस एंड टिबेटन प्लेट्यू आर स्टिल राइजिंग एट एन एवरेज ऑफ। तो ये जो राइज हो रहा है इनका, ये 5 से 10 मिलीमीटर पर ईयर। द नेक्स्ट, प्लीस्टोसिन एरा बिगैन अबाउट 1.6 मिलेनियम ईयर्स एगो। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75,000 years ago a gigantic volcanic super eruption occurred in Sumatra at a place today represented by Lake Toba। तो 75,000 साल पहले एक बहुत ही बड़ा वॉल्केनिक जो इरप्शन हुआ था, तो ये सुमात्रा में हुआ था, जिस जगह में हुआ था, जो जगह आज लेक तोबा है। तेपरा एश डिपॉजिट अराइजिंग फ्रॉम द इरप्शन हैव बीन फाउंड एम्बेडेड इन रिवर वैलीज इन द पेनिनसुला इंडिया। तो उस वॉल्केनिक इरप्शन से जो तेपरा एश जो डिपॉजिट अभी भी देखा जाता है, जो इंडियन पेनिनसुला में जो रिवर वैलीज है, इनमें अभी भी जो तेपरा एश इनको देखा जाता है, इसके ऊपर स्टडी भी चल रहे हैं। द नेक्स्ट, अबाउट 10,000 years ago द प्लेस्टोसिन एरा मेड वे फॉर द होलोसिन एरा विच कंटिन्यूस इन टू आवर ओन टाइम। तो अभी हम लोग जिस एरा में है, ये है होलोसिन एरा, जो कि 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, और 10,000 साल पहले मतलब प्लेस्टोसिन एरा तब खत्म हुआ था। 52, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ पैलियो एनवायरनमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्री हिस्ट्री।
One of the earliest such studies was conducted in 1935 by H.D. Tera and T.T. Peterson on the Son River in Patwar Plateau between Pir Panjal and Salt Ranges in Pakistan. तो जो स्पेसिफिक फीचर्स है पैलियो इन्वायरमेंट के, ये बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा है प्री हिस्ट्री का। और इस तरीके की एक स्टडी जो है किया था 1935 में H.D. टेरा और T.T. पीटरसन ने सोन रिवर इस एरिया में। The next 53, 1930. In 1930, L.A. Comid and M.C. Burkitt carried out a similar study correlating the stratigraphy of prehistoric stone tools and their environment in eastern Ghats of Andhra Pradesh. तो इसी तरह का और एक स्टडी देखने को मिलता है 1930 में जो L.A. Comid and M.C. Burkitt ने किया था। और इन लोगों ने कोशिश किया था जो स्ट्रैटिग्राफी और प्रीहिस्टोरिक स्टोन टूल्स है इसको कोरिलेट करने के लिए करने की कोशिश इन लोगों ने की थी। देन नेक्स्ट द 3 एज सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 एज सिस्टम मतलब स्टोन एज पहला है, उसके बाद ब्रोंज एज, उसके बाद आयरन एज। तो ये जो आइडिया था ये किसने दिया था? तो एक डैनिश स्कॉलर थे P.F. सोम एंड क्रिश्चियन थॉमसन। तो इन दोनों ने पहले लेट 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी में ये आइडिया दिया था कि 3 एज थे ह्यूमन एवोल्यूशन के, पहले स्टोन एज, उसके बाद ब्रोंज एज, उसके बाद आयरन एज। P.F. शूम एंड क्रिश्चियन थॉमसन। उसके बाद द एक्सकवेशन प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ दिस थ्री। अच्छा, तो उसके बाद इन्होंने जो 3 एज का जो आइडिया दिया था एक, उसके बाद द एक्यूरेसी ऑफ दिस आइडिया वाज प्रूव बाय एक्सकवेशन बाय अनदर डैनिश स्कॉलर जैकब वर्से। तो उसके बाद इनके आइडिया के बाद एक डैनिश स्कॉलर और थे जैकब वर्से, इनके एक्सकवेशन के बाद ये प्रूव हुआ था, जो 3 एज का जो आइडिया था ये प्रूव हो चुका था। देन नेक्स्ट हु डिवाइडेड द स्टोन एज इनटू 2 पार्ट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्टोन एज है इसको 2 हिस्सों में किसने डिवाइड किया था, मतलब पैलियोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक इस तरीके से जो डिवाइड किया था ये किया था 1863 में जॉन लुबक ने, जिन्होंने डिवाइड द स्टोन एज इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। द नेक्स्ट हु सजेस्टेड द डिवीजन ऑफ पैलियोलिथिक इनटू लोअर, मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये जो पैलियोलिथिक एज को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था ये किसने किया था? ये किया था एडवर्ड लार्टर, इनका ये आइडिया था। द नेक्स्ट द यूज़ ऑफ द टर्म मेसोलिथिक इज रिलेटिवली रिसेंट। तो जो मेसोलिथिक जो एज है जो ये इसका जो आइडिया है बहुत ही रिसेंट है। द नेक्स्ट ऑन व्हाट बेसिस इंडियन स्टोन एज डिवाइडेड इनटू पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक बिलोंग्स टू प्लेस्टोसीन एरा एंड मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक बिलोंग टू होलोसीन एरा। तो ये किस चीज़ को ऊपर बेस करके ये डिवीजन जो है ये किया गया था? तो ये डिवीजन किया गया था 3 चीज़ के ऊपर बेस करके, on the basis of geological age, number 2 type of technology, and number 3 subsistence base. The next 60 lower paleolithic कब शुरू हुआ था? From 2 millennium years ago to 100,000 years ago. Middle paleolithic स्टार्ट होता है 100,000 years ago to 40,000 years ago, ये चलता है इसका समय। और अपर पैलेलिथिक के जो टाइम पीरियड है ये है 40,000 years to 10,000 years ago. The next 61 name the only site in the alluvial stretches of the Indus or Ganga Valley which yielded Paleolithic tools. तो ये only site है, तो उसका आंसर है कल्पी इन यूपी। The next what is cemented gravel? तो a deposit in which small pebbles are packed tightly together in soil. The next what is a boulder conglomerate? तो ये जो है a deposit where larger boulders are packed together. The next 64 members of British archaeological team discovered 15 artifacts including 3 hand axes in a boulder conglomerate deposit date circa 700,000 years to 500,000 years ago by the paleomagnetic method. Name the site. तो ये कहाँ से मिलता है? ये at दीना एंड जालालपुर इन दी झेलम बेसिन। देन यहाँ पे और एक चीज़ याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अर्ली पैलेलिथिक स्टोन टूल्स वेयर fairly large core tools made of quartzite और other hard rocks। तो ये core tools क्या है ये बाद में हम लोग देखेंगे। They include chopping tools, hand axe and cleavers। और एक चीज़ in recent years important evidence of dates for lower Paleolithic context has come from the Patwar Plateau and Sivaliks। The next in 1983 members of British archaeological mission to Pakistan Patwar project
working with the Department of Archaeology and Geological Survey of Pakistan, discovered some artifacts embedded in a stone conglomerate deposit dated 2.01 millennium years ago. Name the site. तो साइट का नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर है रिवर्ट नियर रावलपिंडी इन पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. Then next, at the site of Gurha Sahan and PS 57, stone tools were found embedded in Pinjori bed of the Shivaliks dated between 2.4 and 2 millennium years ago. What is core tool? Core tool क्या है? Stone tool made out of larger piece, that is core, is called core tool. Example, hand axe. Then what is flake tools? Flake tools क्या है? Stone tools made out of smaller pieces, that is flakes, are called flake tools. What is flaking? Removing silvers of pieces from a rock is called flaking. What is flake scars? The depression or marks formed on the surface of a stone when flakes are removed are known as flake scars. Then name a core tool. A hand axe is generally a core tool. एक assertion reason. Hand axe is also known as biface because it is usually worked on both sides. What is pebble tools? Pebble tools are made of pebbles in which only the working edge is flaked, the rest of the tool remaining untouched. Then what is chopping tool? A chopping tool is a tool made on a core or a pebble and is flaked alternately on both sides to produce a way cutting edge. The next, unifacial tool. Tools worked on one side only. Then 76, what is Acheulean tools? The term Acheulean is often used to refer to an assemblage of stone tools marked by advanced and increasingly symmetrical hand axes and cleavers associated with lower Paleolithic but continue well afterwards as well. तो ये लोअर पैलेलिथिक के साथ इनका एसोसिएशन था, फिर भी बाद में भी ये एक्यूलियन टूल्स जो है ये देखा जाता था. The next, Didwana in Rajasthan has been dated 390,000 years before present by the thorium series or uranium series test. The next, Hiran Valley in Gujarat, the lower Paleolithic context is dated 190,000 years to 69,000 years before present. Nevasa in Maharashtra has given a date of 350,000 years before present. Yedurwadi in Karnataka has been dated 350,000 years before present. In Lower Sindh, stone tools belonging to Lower, Middle, Upper Paleolithic were found at sites such as Jeruk and Milestone 101. The next 82, in Upper Sindh there are factory sites in the Sukkur and Rohri hills in Upper Sindh. 83, in which year 4 Lower Paleolithic tools were found on the Delhi Reach near the main gate of the University of Delhi. तो इसका राइट आंसर है इन 1956 AD. The next, in 1983, a late Acheulean hand axe was found on the campus of which university? Jawaharlal Nehru University. The next, a systematic study of stone tools age sites in South Delhi and adjoining areas identified how many sites ranging from Lower Paleolithic to Microlith. तो उसका राइट आंसर है 43 sites. Then 86, Assertion reason. Excavation at Anandpur in the Badarpur hills was a large Lower Paleolithic habitation and factory site. Reason दिया गया है, this site revealed thousands of early and late Acheulean tools along with traces of paleo channels of the Yamuna river. तो reason assertion एकदम correct है. Then name a factory site in Rajasthan. The Mogara hill near Jodhpur seems to have been a factory site where lower, middle and upper Paleolithic as well as Microlithic tools were found. Mogara hill near Jodhpur. The next, Isampur, Gulbarga district, Karnataka. Isampur was a factory site, was discovered in which year? In 1983. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखना, द मेन टूल टाइप्स वेर चॉपिंग टूल्स जो ईसामपुर से मिलते हैं, चॉपिंग टूल्स, नाइफ्स, हैंड एक्सेस और क्लीवर्स, स्कैपर्स. और जो टूल्स वेर मेड बोथ बाय सिंपल फ्लेकिंग एंड थ्रू द यूज़ ऑफ प्रिपर्ड कोट टेक्निक. अतिरमपक्कम बहुत इंपॉर्टेंट है. Athirampakkam, richest Paleolithic site in Tamil Nadu, was discovered in which year? In 1863. A set of animal footprints found along with Acheulean tools found from Athirampakkam. 3 animal fossils, fossil teeth, possibly those of some kind of horse, water buffalo and nilgai, was found from Athirampakkam.
What is levelized technique? It is an advanced way of making flake tools. Instead of breaking off a flake and working on it to produce the shape, the core was carefully prepared. Its sides were trimmed and flakes were then systematically removed from its surface from the center onwards in all directions. The next levelized technique was first noticed in, तो कहाँ पे देखा जाता था? It was first noticed in Levallois Parrot near Paris. Then what is tortoise core? The core of Levallois flake tools like the shell of tortoise. It is sometimes referred to as a tortoise core. Who discovered Middle Paleolithic artifacts in a stratified context from Nevasa for the first time? तो एच डी संखलिया होगा इसका राइट आंसर. और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. द मिडिल पैलोलिथिक इंडस्ट्री ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पेनिनसुलर इंडिया इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज ए नेवासन इंडस्ट्री आफ्टर द साइट नेवासा. द नेक्स्ट देयर इज एविडेंस ऑफ मिडिल पैलोलिथिक लिविंग एंड factory site at Chikri near Nevasa. 97. The earliest traces of human occupation in Ganga plain is found from, कहाँ से मिलता है ये? In a 20-meter thick cliff section at Kalpi in Jalaun district. A number of vertebrates, fossils, elephant tusk, shoulder blade of elephant molars and equus and bovids were found here from Kalpi. The next site 55 at Reward gives the earliest date of Upper Paleolithic, circa 45,000 years ago. 99. A piece of ostrich eggshell at Mehtakhari has been dated to over 41,900 before present. The next 100, Sanghav cave has been given evidence of burials. The next Upper Paleolithic site of Bagar 1 was excavated by a team led by G.R. Sharma and J.D. Clark. The next 102, the burin is a small tool made on a blade. This may have been used as engraving tools or for making grooves in wood or bone for hafting stone tools. और यहाँ पे याद रखना बहुत ही ज़रूरी है. द अपर पैलेलिथिक केव साइट्स ऑफ कोनूल एंड मुच्छतला Chintamanu Gavi in Andhra Pradesh are the only places in the subcontinent where tools made of animal bones have been found in an upper Paleolithic context. The next 103, assertion reason. There is very little evidence of Paleolithic art because this is partly because most of the evidence must have been perished over time. What is Venus figurines? Female figurines known as Venus figurines may represent fertility beliefs and rituals. 105, from where a very damaged upper Paleolithic curved bone object found in the Velan Valley has been identified as a mother goddess figurine by some and as a harpoon by others at Lohandanala. The next 106, animal teeth found in a cave at Kunul have grooves which suggest that they may have attached to a string and worn as ornaments. The next 107, a piece of ostrich eggshell engraved with two panels of crisscross designs was discovered at Patni. The next 4, perforated beads and one incomplete bead made of ostrich eggshell found from Patni. One incomplete bead made of ostrich eggshell was also found from Bhimbetka rock shelters. It was found on the neck of a skull of a buried man. Which cave is known as Auditorium Cave? Cave 3F24 at Bhimbetka is known as Auditorium Cave. Some kind of community ritual. The next 111, the site of Bagar 1 in Madhya Pradesh has given fascinating evidence of an upper Paleolithic shrine date circa 9000 to 8000 BC. 112, the largest living bird in the world and today found only in Africa, that is ostrich. Then the first discovery of fragments of ostrich eggshells made in the 1860s in the Ken River in the Banda district of Uttar Pradesh. ये पहला डिस्कवरी था. The next 114, about 41 Indian sites have been evidence of ostrich eggshells, beads and discs for the ornaments in Pleistocene context, ranging from 39,000 to 25,000 years before present. 115, he worked with heavily weathered ostrich eggshell and used Mesolithic tools drilling through both sides to produce two perforated beads. It took 10 to 12 minutes. Who is he? G. Kumar.
Then R.G. Bednarik used fresh ostrich eggshell. He found it was best to work with tools made of coarse grind quartzite and quartz and managed to drill through the shell of a complete egg in 70 to 90 seconds. The next 117 beads made of ostrich eggshell have been found in Upper Paleolithic context in Siberia, Inner Mongolia, and China and Africa. The next Bushmen of South Africa are known to have used ostrich eggshell for making beads and as water vessels till recently. 19. Kol and Baiga tribal people who live in the part of the Kaimur Hills today make circular rubble platforms and worship similar triangular stones as a symbol of the female principle or as an icon of a goddess. Then 120. Cape Padaya's study of the settlement and subsistence patterns of the lower Paleolithic culture of the Hunski Valley identified about 40 species of wild edible plants growing in the valley today, including fruits, berries, pods, leafy vegetables, mushrooms and seeds. The next Kodikal, a Neolithic site situated 8 km from the Hunski Valley, yielded remains of 3 species of deer, Barasinga gazelle and spotted deer. Kodikal. Then 122. MLK Murthy's study focused on present-day hunting-gathering tribes of Andhra Pradesh such as Yarukulas, Yanandis, Chenchus and Boyas, as well as incipient agricultural groups such as Gons and Konda Reddis. These communities still dependent on the wild forest food, small game, reptiles, riverine and sea fauna, insects and honey. He listed 80 edible wild plants used by these people. Then band society. What is band society? Bands are small communities usually consisting of less than 100 people. Then next, the term Epipaleolithic is sometimes referred for the transitional stone tools that they smaller than those typical of Upper Paleolithic but bigger than Microlith. The next 124 sites such as Patni and Fahi Lena, Badatumba Lena and Beli Lena in Sri Lanka have given evidence of microliths in late Pleistocene contexts, before 10,000 years ago. Microliths range in length from under 1 cm to 5 cm, mostly made of cryptoparallel silica stones such as quartzite, chert, chalcedony, jasper and agate. This type of tools usually classified into geometric and non-geometric. It is possible that poison was applied to microlith tips and bulbs to add to the lethal effect of the weapon. The next, pottery is absent most Mesolithic sites, but it occurs at Langraj in Gujarat and in the Kaimur region of Mijapur, UP. The next, Mesolithic economy is still based on hunting and gathering. 128. The transition from a hunting gathering stage to the beginning of stated agriculture can be traced at Chopani Mandi in Belan Valley. Here 1.55 meter thick occupational deposit divided into 3 periods. First period was Epipaleolithical, while second and third period were clearly Mesolithic. Here, यहाँ पे चौपानी मंडी में in period 3 there were remains of 13 round and oval herds clustered very close to each other. Outside the herds there were 3 herds and traces of what seemed to be bases of storage bins made of bamboo and clay. Wild rice also reported from the less Mesolithic levels at Chopani Mandu. The next 129, Sarai Nahar Rai in Pratapgarh district UP is located on the banks of a right oxbow lake which marks an old course of the Ganga. Within habitation area in Sarai Nahar Rai there were 11 human burials in oblong pits. उनमें से 9 पुरुष के थे जिनकी जो एज थी ये 16 से 35 की उम्र के थे. 4 यहाँ पे पुरुष स्त्रियों के रिमेन्स मिले हैं जिनकी एज थी 15 से 35 और एक एंड ए चाइल्ड. 11 human burials in oblong pits, those of 9 men, 4 women and a child. One of the buried skeletons had an arrow embedded in its ribs. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कहाँ से मिलता है ये? सराय नहर राय से मिलता है. ए मल्टीपल ब्यूरियल कंटेंट रिमेन्स ऑफ 4 पर्सन, मतलब एक ब्यूरियल में 4 इंसानों के अवशेष मिले थे एक ही जगह से, एक ही ब्यूरियल से. सम पीपल सफर्ड ऑस्ट्रियो आर्थराइटिस. और जो स्केलेटन्स मिलते हैं यहाँ से पता चलता है कि कुछ लोगों में
ऑस्टियोआर्थराइटिस का ये बीमारी था। द नेक्स्ट 130 महादाह 28 burials of 30 individuals including 2 instances of a man and women buried together। तो यहाँ पे 2 दफ़ा ऐसा देखा गया है मैन एंड वुमेन एक साथ ब्यूरिड हो रहे हैं। वेयर फाउंड विद इन द हैबिटेशनल साइट। ग्रेप रूट्स क्या क्या मिलते हैं जो महादाह से, ये माइक्रोलीथ, शेल्स, बर्न पीसेस ऑफ एनिमल्स, बोन्स, बोन एरोहेड्स एंड रिंग्स एंड ऑर्की पीसेस। द मेसोलिथिक पीपल ऑफ महादाह वेर टॉल, men up to 1.9 meter and women up to 1.6 to 1.76 meter. Many of them suffered from osteoarthritis. 17 males and 7 females and 3 children identified in this skeleton record. 5 represented persons less than 18 years old. 6 belong to 18 to 40 years age group and only one a female 40 to 50 years old. 131 दमदमा 7th millennium BC जिसका डेट है, situated at the confluence of a small stream belonging to Sai river system. There were 4 multiple burials among the 41 human burials. An ivory pendant was found among the grape roots. Recently domesticated rice has been reported from the Mesolithic level at Damdama. The next animal bones at Mesolithic sites, जो Mesolithic sites से animal bones मिलते हैं। The animal bones at Langnaj, North Gujarat, suggested that the area was covered by a combination of savanna and forest with interspersed wetlands. Kanewal जो कि नॉर्थ गुजरात में है, occurrence of camel bone यहाँ पे मिलता है camel bone. लोथेश्वर एंड रतनपुर जो कि नॉर्थ गुजरात में है, bones of domesticated sheep and goats. भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, representation of Indian humped cattle जेबू as well as its wild progenitor Bos mamaricus, ये भी मिलता है भीमबेटका से। सराय नहर राय महादाह एंड दमदमा, इसको लेके कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी इस तरह का है कि KR अलूर आइडेंटिफाइड वाइल्ड कैटल एंड शीप गॉट। अकॉर्डिंग टू UC चट्टोपाध्याय देयर इज नो एविडेंस ऑफ शीप्स एंड गोट्स वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड। तो KR अलूर एंड UC चट्टोपाध्याय के बीच में ये कंट्रोवर्सी है। थॉमस एंड जोगलकर आइडेंटिफाइड ओवर 30 स्पीशीज इंक्लूडिंग गोट, कैटल, पिग्मी हॉग एंड बंडीकोट। नो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स आर रिप्रेजेंटेड from Sarai Nahar, Mahada and Damdama. The next 133 Chopani Mandu UP, bones of wild cattle and goat sheep. Lekhakia in Mirzapur UP, rock shelters yielded blade tools and microliths. Baghaikor, another rock shelter site in the same area, burials and pottery was found. 2 extended burials were identified. First extended burial belonged to the pre-ceramic phase and second belonged to the ceramic phase. Then from the same place बाघाईखोर, यहाँ से a 105 square meter section of a Mesolithic floor was excavated at, ये अलग है, a 105 square meter section of a Mesolithic floor was excavated at Paisra. Evidence of a large and small fireplaces also found from Paisra. 136 Birhanpur is close to Damodar river in Bardhaman district in West Bengal. Then next 137 Bagor in Bhilwara district of eastern Rajasthan is located यहाँ पे गलत है, on a sand dune about 25 km west of Bhilwara in Rajasthan close to the Kothari river. Occupational level यहाँ पे मिलते हैं जो 3 occupational level, जो टाइम 5000, जो पहला पीरियड है इसका टाइम है 5000 years to 2800 BC मेसोलिथिक। जो पीरियड 2 इसका जो एज है, जो टाइम पीरियड है बागोर का, राजस्थान के बागोर, तो ये है 2800 से लेकर 600 BC तक, और जो थर्ड पीरियड है 600 BC से लेकर 200 BC तक। जो थर्ड पीरियड है यहाँ पे एविडेंस, आयरन के एविडेंस मिलते हैं थर्ड पीरियड से। द नेक्स्ट ओनली 1 burial was unearthed and there was no definite evidence of grape roots, तो ये बागोर से मिलते हैं। The next 138 Adamgarh hill near Hosangabad, its upper levels represented a Mesolithic. This belonged to the 6th millennium BC. Adamgarh, जो यहाँ से horse peak, dog bones मिलते हैं। Thus the site also given evidence of pottery at Mesolithic sites. तो इस एरिया से pottery के evidence में मिलते हैं Mesolithic context में। The next 139 Bagor 2 in the Stone Valley, there were very few finished stone tools and as much as 96.7% of the total Mesolithic
Material that was excavated consisted of waste material of stone tool working. तो इस सब से पता चलता है कि यहाँ पे बागोर टू में एक फैक्ट्री साइट, ये फैक्ट्री साइट था. थ्री हुप प्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. थ्री हुप प्रिंट्स ऑफ ए सांबर डियर वेर प्रिजर्व्ड इन द एक्सकावेटेड डिपॉजिट जो बागोर टू में है. द नेक्स्ट 140 भीमबेटका फेमस फॉर इट्स पेंटिंग्स. 141 on the Visakhapatnam coast, stone tablets and ring stones have been found at sites such as Chandrampalem, Paradesipalem and Rushikonda. Similar stones are used today by the local fishermen in the areas as net sinkers. The next 142, the Mesolithic people of Sarai Nahar Rai, Damdama and Mahadaha would have had to travel over 75 km to reach the stone sources of the Vindhas. The next 143, the evidence from several sites of formal ceremonial burials with the bodies usually laid out in a west-east direction, sometimes the other way around, with grave goods suggest rituals associated with death. A chart core engraved with an interesting geometric designs was found at Chandravati in Rajasthan. The next 145, Bhimbetka, a human tooth with faint geometric marks on it was found in a jaw fragment along with some other teeth and is currently kept in Deccan College, Pune. The first rock painting in India was discovered by A.C. Carlyle in 1867-68 at Sohagi Ghat in Kaimur Hills in the present Mirzapur district, UP. The next 147, in 1957, archaeologist V.S. Wakankar noticed Bhimbetka rocks out of a train window while travelling from Bhopal to Itarsi. From Bhimbetka, 642 rock shelters are there. Nearly 400 have paintings, engraving and brushing. The other Mesolithic painting sites in Madhya Pradesh, Kharwar, Jaora, Kathotia and Lekhajaur. 150 Bhimbetka paintings have studied by V.S. Wakankar, Yashodhara Mathpal and Irvine Neymar. 151, Mathpal identified three main phases of rock painting with further subphases within this. The first 5 subphases are Mesolithic and the 6th is transitional and the last 3 phases belong to the historical period. 152, 16 colors or shades can be identified, while with white and light red was most often, ये ज़्यादातर यूज होते थे, white and light red. 153 colors were made from minerals which were ground and then mixed with water or some other substance like animal fat, marrow or egg white. The red was made out of iron oxide, that is geru, white from limestone and green from green chalcedony. तो यहाँ पे chalcedony होगा, ये गलत है. The next, some are monochrome जो paintings हैं. Some are monochrome means one in one color, or others are polychrome that means more than one color. 154, the handles of brushes must have been made from twigs and brush itself out of squirrel tail, animal fur or simil, that is silk cotton. 155, 29 species of animals are depicted. 156, most important, no snakes are depicted in Indian Mesolithic paintings. The next 157, the hunters are sometimes accompanied by dogs. There are scenes showing trees, traps and snares. The next 158, a few paintings are in the X-ray style showing the inner organs including fetuses in the womb of female animals. Apart from hunting scene, animals appear in more peaceful sympathetic scenes. 159, most important, the famous Bhimbetka boar has the body of boar but snout like rhinoceros, the underlip of an elephant and horns of a buffalo. The next 160, many human figures look like mastic. Women are sometimes given fuller forms. Some men wear loincloths probably made of leaves, animal skin or pieces of tree bark. Men wear hair loose, women braided. The next 161, some figures are broad and decorated with geometric designs and from their attitudes seem to represent men of authority. Masked dancers, referred to by prehistorians as dancing sorcerers, may represent ritual specialists. 163, hand, fist, fingerprints are also found similar to
also found at Bhimbetka peasants, similar to those that people make on their houses these days on auspicious occasions. 164 Bhimbetka paintings reflect a division of labor on the basis of gender. 165 pottery, depiction of pottery was absent. 166 leather bags may have been used to hold water. 167 there are scenes of collecting fruits and honey, sexual activity, dancing. Occasionally dancers lose their balance and fall. Difference: what is the difference between Indian Mesolithic painting and European Mesolithic painting? In Europe, most prehistoric paintings located in dark, relatively inaccessible parts of the caves, but in Indian rock shelters, usually in well-lit areas, easily seen. 169 in eastern India, 55 rock shelters with rock art have been identified in the western district of Odisha, especially in the Sundargarh and Sambalpur districts. The richest area of rock painting are in 12 rock shelters of the Lekhamora group in the reserve forest of Chenga Pahar and Garjan Pahar in Odisha. The next 170, an interesting feature of the rock of Odisha is the coexistence of painting and engraving in the same shelter, and the art is mostly non-figurative with an emphasis on abstract patterns and decorative designs, both geometric and non-geometric. 171, animals occur in infrequently and humans are even rarer. 172, most important, Ejutu cave, the earliest cave in this earliest cave painting found from Ejutu cave in Odisha, situated in the midst of a dense sandalwood forest in Idukki district in Kerala. Ejutu cave in Kerala. Earliest Mesolithic paintings have been found from there. 173, in the earliest stage of rock art in this area, animals were depicted but no humans. The next 174, no Mesolithic tools have been found so far in any of the Kerala rock shelters. 175, reason behind these paintings, why people used to make these paintings. Number 1, to express their creative urges. Number 2, decorate their homes or to tell a story in pictures. 176, a very interesting rather abstract painting has been found in a rock shelter at Jaora, Madhya Pradesh. Perhaps it reflects a view of the world consisting of air, earth and fire. 177, prehistory represents the longest part of the human past. तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही. वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कीजिए. कमेंट ज़रूर कीजिए आपको क्या अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी लगा कमेंट ज़रूर कीजिए. अगर आप देख रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. और अगर आपको PDF चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हिस्ट्री विद विष्णु. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में. नेक्स्ट वीडियो जो आएगा हम लोग जो नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे. आई होप जो वीडियो आएगा अभी से 2 या 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन के बाद, हर 3 दिन में एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा. थैंक यू.